हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन के अंदर हमने पढ़ा था आरआरएनए के बारे में, टीआरएनए के बारे में, फिर हमने पढ़ा था एमआरएनए के बारे में। और एमआरएनए में हमने पढ़ा था मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्या? ट्रांसक्रिप्शन। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। अब बात यह आती है कि सर ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जब हम डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। हमने जितने भी आरएनए पढ़े, हमने टीआरएनए भी पढ़ा, हमने एमआरएनए भी पढ़ा, इन सभी का फॉर्मेशन होता है डीएनए से ही। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो जो ट्रांसक्रिप्शन की जो साइट होती है वो यूकैरियोट्स में भी पढ़ेंगे और प्रोकैरियोट्स में भी पढ़ेंगे। यूकैरियोट्स के अंदर ये कहां पे चलती है? ये चलती है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। और प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है। प्रोकैरियोट्स में जितनी भी प्रोसेस होती है वो सारी की सारी एक कंपार्टमेंट साइटोप्लाज्म के अंदर ही रन करती है। हमें कोई भी कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। तो यूकैरियोट्स की बात हम करें तो न्यूक्लियस के अंदर चलती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की तो ये रन करती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि जब हमें डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला था? ट्रांसक्रिप्शन बोला था। और मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर डबल स्टैंडर्ड होता है और एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल से मेरा मतलब ये है कि 5 डैश के सामने क्या 3 डैश आएगा? सर बिल्कुल। 3 डैश के सामने क्या आएगा? सर 5 डैश। और 5 डैश एंड पे क्या फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है? बिल्कुल। और 3 डैश एंड के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो मैंने यहां पे डीएनए की 2 स्ट्रैंड बताई। जो 3 डैश के सामने क्या 5 डैश है? सर बिल्कुल है। और 5 डैश के सामने क्या है? 3 डैश है। ये दोनों स्ट्रैंड कैसी है? एंटी पैरेलल होती है। अब इन्हीं डीएनए की स्ट्रैंड से क्या आरएनए का फॉर्मेशन होगा? सर बिल्कुल होगा। तो अब हमने क्या काम किया? इसी डीएनए की स्ट्रैंड से आरएनए का फॉर्मेशन किया। तो मुझे एक बात बताना, क्या ग्वानिन के सामने क्या साइटोसिन आया? बिल्कुल आया। क्या साइटोसिन के सामने क्या ग्वानिन आया? बिल्कुल आया। और एडेनाइन के सामने आता है क्या? यूरासिल। अगर हमें डीएनए की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि एडेनाइन के सामने क्या आएगा? थाइमिन आएगा। बट जब आरएनए की बात करते हैं तो थाइमिन की जगह वहां पे क्या आता है? यूरासिल आता है। और थाइमिन के सामने क्या आएगा? एडेनाइन। ग्वानिन के सामने क्या आएगा? साइटोसिन। और ऐसे ही एक लंबी चेन का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आरएनए बोलते हैं। मुझे एक बात बताना, क्या यहां पे एक आरएनए की चेन का फॉर्मेशन हो गया? सर बिल्कुल हो गया। और ये जो आरएनए की जो चेन का फॉर्मेशन होता है ये आरएनए इस दूसरी वाली डीएनए की स्ट्रैंड के साथ सिमिलैरिटी शो करती है। सर कैसे करती है? मुझे एक बात बताना, क्या यहां पे साइटोसिन है? सर बिल्कुल है। क्या यहां पे भी साइटोसिन है? सर बिल्कुल है। ग्वानिन के सामने क्या यहां पे ग्वानिन है? सर फर्क इतना आता है कि यूरासिल के सामने क्या आता है? यहां पे थाइमिन आता है। बाकी ये जो आरएनए की जो स्ट्रैंड होती है ये सिमिलैरिटी शो करती है इस दूसरी डीएनए की स्ट्रैंड के साथ। सिर्फ फर्क इतना आता है कि यूरासिल के सामने कौन आ जाता है? थाइमिन आ जाता है। ये जो आरएनए की चेन का यहां पे फॉर्मेशन हुआ, मैंने आपको बोला कि ये सिमिलैरिटी शो करती है। बट ये जो आरएनए की जो चेन का फॉर्मेशन होता है ये अपने अंदर एक सेंस नेचर रखती है।
अगर मुझे बताइए ये आरएनए की चेन अपने अंदर सेंस नेचर रखती है और ये आरएनए की चेन इस डीएनए की स्ट्रैंड के साथ सिमिलैरिटी शो करती है, तो ये डीएनए की स्ट्रैंड भी कैसी हो जाती है, सेंस स्ट्रैंड हो जाती है। ये आरएनए की स्ट्रैंड अपने अंदर कोडिंग नेचर रखती है और ये स्ट्रैंड इस डीएनए की स्ट्रैंड के साथ सिमिलैरिटी शो करती है, तो ये स्ट्रैंड भी कैसी हो जाएगी, कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगी। डीएनए की एक स्ट्रैंड सेंस स्ट्रैंड है और कोडिंग स्ट्रैंड है, तो दूसरी स्ट्रैंड क्या हो जाएगी सर, एंटी सेंस स्ट्रैंड हो जाएगी। अगर ये वाली कोडिंग स्ट्रैंड है तो ये वाली क्या हो जाएगी, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताना कि जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, जब डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन हुआ तो वो सेंस स्ट्रैंड से हुआ या फिर एंटी सेंस स्ट्रैंड से हुआ। सर डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है, डीएनए की चेन का जो फॉर्मेशन होता है वो सर एंटी सेंस स्ट्रैंड से होता है, एंटी सेंस स्ट्रैंड से होता है। और इसी स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। जिस भी डीएनए की स्ट्रैंड से आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसी स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। तो मुझे एक बात बताना, क्या डीएनए की स्ट्रैंड को क्या हमने टेम्पलेट बोला, दूसरी वाली स्ट्रैंड क्या हो जाएगी, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि दोनों डीएनए की स्ट्रैंड्स को हमें क्या क्या नाम बोलते हैं। तो मुझे एक बात बताना, क्या ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, सर बिल्कुल है। क्या ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, सर बिल्कुल है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, 3' to 5'। और इससे बनने वाला जो आरएनए होता है, इससे बनने वाली जो न्यू आरएनए चेन होती है उसकी डायरेक्शन होती है 5' to 3'। और जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है 5' to 3'। तो मैंने आपको बताया कि जो डीएनए की जो दो स्ट्रैंड्स होती है, कौन सी वाली स्ट्रैंड से आरएनए का फॉर्मेशन होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है। टेम्पलेट की डायरेक्शन होती है सर 3' to 5', और उससे बनने वाली आरएनए की जो चेन होगी उसकी डायरेक्शन होगी 5' to 3'। और जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो सेंस स्ट्रैंड है, जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है, उसकी डायरेक्शन होती है क्या, 5' to 3'। एंड मैंने आपको अभी बताया कि कौन सी स्ट्रैंड की क्या डायरेक्शन होती है, बट आपको एग्जाम के अंदर ये चीज नहीं दी जाएगी, आपको खुद निकालनी पड़ेगी। तो मुझे एक बात बताना, जिस भी डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है वो उस स्ट्रैंड का क्या नाम, सर टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसकी जो डायरेक्शन होगी वो 3' to 5' एंड होगी सर। और उससे बनने वाली जो आरएनए की चेन होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी सर, सर उसकी 5' to 3' डायरेक्शन होगी। एग्जाम के अंदर ये डायरेक्शन कभी नहीं आती है, आपको खुद समझ में आना चाहिए कि जिस भी डीएनए की स्ट्रैंड से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है वो स्ट्रैंड कैसी, टेम्पलेट। अगर आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड के बारे में पता चल गया तो क्या आप सारी स्ट्रैंड के नाम लिख लोगे, सर बिल्कुल लिख लेंगे। अब मुझे एक बात बताना कि जब भी सेल के अंदर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, जब भी सेल के अंदर आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती है आरएनए के फॉर्मेशन के अंदर। डीएनए की सिर्फ एक ही स्ट्रैंड, डीएनए की सिर्फ एक ही स्ट्रैंड इन्वॉल्व होती है आरएनए के फॉर्मेशन के अंदर। और मैं बोलूं कि जो सिर्फ एक स्ट्रैंड इन्वॉल्व होती है आरएनए के फॉर्मेशन के अंदर, उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा, छोटा सा सेगमेंट ही इंक्लूड होता है आरएनए के फॉर्मेशन के अंदर। तो मुझे एक बात बताना, अब मुझे एक बात बताना, सर डीएनए की दोनों स्ट्रैंड से आरएनए का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता। तो मुझे एक बात बताना, अगर इस वाली डीएनए स्ट्रैंड से भी एक आरएनए का फॉर्मेशन हो जाए,
इस डीएनए की स्ट्रैंड से भी आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इस डीएनए की स्ट्रैंड से भी आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या डीएनए की दोनों स्ट्रैंड से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है? सर बिल्कुल हो रहा है। और इन दोनों आरएनए की स्ट्रैंड से जो बनने वाला जो प्रोटीन होगा वो भी एक दूसरे के साथ कैसा होगा? एंटी होगा। मतलब एक ही चीज के लिए दो टाइप्स के प्रोटीन का यहां पे क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। एक प्रोटीन उस चीज को प्रोमोट करवाएगा तो दूसरा प्रोटीन उसी चीज को क्या करवाएगा? इनहिबिट करवाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मैंने एग्जाम्पल लिया किसका? इंसुलिन जीन का। और इंसुलिन जीन के अंदर भी दो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और एक जो प्रोटीन होगा वो इंसुलिन को चालू करवाएगा, स्टार्ट करवाएगा, बट जो दूसरा प्रोटीन बना वही प्रोटीन इंसुलिन जीन को बंद करेगा, स्टॉप करेगा। तो इस केस के अंदर कभी भी डीएनए की दोनों स्ट्रैंड से कभी भी आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ एक स्ट्रैंड ही इंक्लूड होती है आरएनए के फॉर्मेशन के अंदर। और उस स्ट्रैंड का भी एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा सेगमेंट ही इंक्लूड होता है आरएनए की कॉपी के अंदर। अब मुझे एक बात बताना, चलो दूसरा केस मैं लेता हूं। अगर इस डीएनए की स्ट्रैंड से भी आरएनए का फॉर्मेशन हो गया, इस डीएनए की स्ट्रैंड से भी आरएनए का फॉर्मेशन हो गया, ये जो दोनों आरएनए होंगे ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ये दोनों आरएनए डबल स्टैंडर्ड बना लेंगे। ये दोनों ही आरएनए आपस में मिलके कैसे हो जाएंगे? डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कर लेंगे। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए से कभी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो आप अपने दिमाग में डाल लेना कि जब भी आरएनए का फॉर्मेशन होता है डीएनए से तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती है, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड इन्वॉल्व होती है। किसके अंदर? आरएनए के अंदर। और उस स्ट्रैंड का भी एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा सेगमेंट ही इंक्लूड होता है आरएनए के फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर कौन सा एंजाइम इंक्लूड होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर एक एंजाइम इंक्लूड होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सर इसका नाम कैसे रखा गया? तो मुझे एक बात बताना, क्या हमारे पास डीएनए है? सर बिल्कुल है। क्या हम डीएनए को देख के क्या आरएनए बना रहे हैं? बिल्कुल, हम डीएनए को देख के आरएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। या फिर मैं बोलूं हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डीएनए के ऊपर। तो डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं वो पहले आता है। और जब हम किसी चीज को बना रहे होते हैं तो वो चीज क्या आती है? बाद में आती है। तो हम किसको देख के बना रहे हैं? सर डीएनए को। क्या बना रहे हैं? आरएनए को। तो एंजाइम का नाम क्या रखा गया? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का मतलब होता है भाई चेन का फॉर्मेशन। अगर मुझे एक बात बताना, अगर हम डीएनए से डीएनए बना रहे होते तो एंजाइम का नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। हम किसको देख के बना रहे हैं? डीएनए को। क्या बना रहे हैं? डीएनए। जिसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वो पहले आता है, डीएनए डिपेंडेंट। और जो हम बना रहे होते हैं वो बाद में आता है। क्या बना रहे हैं? डीएनए। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जब हमें डीएनए से डीएनए बनाते हैं तो वहां पे एंजाइम आता है, कौन सा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहां पे क्या है? सर ट्रांसक्रिप्शन। हम डीएनए से क्या बना रहे हैं? आरएनए बना रहे हैं। तो एंजाइम का नाम है क्या? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम प्रोकैरियोट्स में भी आता है और यूकैरियोट्स में भी आता है। हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर भी और हम बात करेंगे यूकैरियोट्स के अंदर भी। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है, कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। और यही आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स के अंदर सारे काम करता है। सर सारे काम कैसे करता है? यही डीएनए की स्ट्रैंड को ओपन करता है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ता है, नए न्यूक्लियोटाइड्स लेके आता है, उन सभी न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ता है,
और एक चेन का फॉर्मेशन करता है। किस डायरेक्शन में करेगा? 5' to 3' डायरेक्शन में करेगा। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो सारे काम खुद करता है, बट यूकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स के अंदर जो काम होता है वो बांटा जाता है। इसी कारण जो यूकैरियोट्स होते हैं वो एडवांस्ड होते हैं, उनकी जो वर्क करने की जो एफिशिएंसी होती है वो ज्यादा होती है। तो यूकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे 3 एंजाइम्स आते हैं, आरएनएपी फर्स्ट, आरएनएपी सेकंड और क्या आता है? आरएनएपी थर्ड। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है ये आरएनए का फॉर्मेशन करता है और आरएनए में भी 28S का फॉर्मेशन करेगा, 5.8S का फॉर्मेशन करेगा और 18S का फॉर्मेशन करेगा। बट जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है ये mRNA का फॉर्मेशन करता है, या फिर मैं बोलूं hnRNA का फॉर्मेशन करता है। hnRNA से मेरा मतलब है क्या? हेटेरोजीनस आरएनए। हम अगले सेशन में hnRNA के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है क्या? आरएनएपी थर्ड, ये फॉर्म करता है tRNA को, snRNA को। नेक्स्ट सेशन में हम hnRNA भी पढ़ेंगे और snRNA भी पढ़ेंगे। और फिर ये करता है किसका फॉर्मेशन? 5S RNA का फॉर्मेशन। तो यूकैरियोट्स में 3 है, आरएनएपी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये किन किन का फॉर्मेशन करते हैं ये हमारी एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है और आपको याद होना चाहिए। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही होता है आरएनए पॉलीमरेज जो सारे काम करता है, बट यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। 3 आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये अलग अलग आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आती है क्या? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो हम पढ़ रहे थे आरएनए पॉलीमरेज, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। इसके 2 कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है सिग्मा फैक्टर और एक होता है क्या? कोर एंजाइम। ये जो सिग्मा फैक्टर होता है ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, किसके? प्रोमोटर रीजन के। सर ये प्रोमोटर रीजन क्या होता है? थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको बताऊंगा कि प्रोमोटर क्या होता है। आरएनए पॉलीमरेज में 2 कंपोनेंट्स, एक आता है सिग्मा फैक्टर और एक आता है कोर एंजाइम। ये जो सिग्मा फैक्टर होता है ये आरएनए पॉलीमरेज के नीचे लगा हुआ होता है, और ये जो सिग्मा फैक्टर होता है ये इस प्रोमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है इस प्रोमोटर को। और जब सिग्मा फैक्टर इस प्रोमोटर को पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, और इसी कारण जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है वो प्रोमोटर रीजन के ऊपर जाके बाइंड हो जाता है। और इसमें जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है क्या? कोर एंजाइम। और ये जो कोर एंजाइम होता है वही क्या होता है? मेन पार्ट होता है, और यही क्या करता है? आरएनए का फॉर्मेशन करता है। सर आपने कोर एंजाइम को क्या मेन पार्ट बोला? बिल्कुल बोला। क्यों? क्योंकि सारे काम यही करता है। सर सारे काम से आपका मतलब क्या? डीएनए को खोलेगा, डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा, नए न्यूक्लियोटाइड्स लेके आएगा, उन सभी न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ेगा और चेन का फॉर्मेशन करता है। किस डायरेक्शन में? 5' to 3' डायरेक्शन के अंदर करता है। तो याद रखना 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सिग्मा फैक्टर होता है और कोर एंजाइम होता है। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड से कभी भी आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता। डीएनए की सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और उस स्ट्रैंड में भी एक छोटे से हिस्से, एक छोटे से सेगमेंट से ही आरएनए का फॉर्मेशन होता है। इसी कारण हमें कहां से आरएनए का फॉर्मेशन की शुरुआत करनी होती है और कहां पे आरएनए की प्रोसेस को खत्म करना होता है, तो हमें यहां पे एक बाउंड्री की जरूरत पड़ती है, एक सेगमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम यहाँ पे एक सेगमेंट से आरएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक हिस्से से
आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं कि कहां से आरएनए की प्रोसेस को स्टार्ट करना है और कहां पे आरएनए की प्रोसेस को खत्म करना है। एक हमारे पास एक यूनिट होनी चाहिए, एक बेसिक यूनिट होनी चाहिए। उसी बेसिक यूनिट को हमें क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। समझ में आया कि डीएनए के अंदर दोनों स्ट्रैंड्स इन्वॉल्व नहीं होती है, डीएनए की सिर्फ एक ही स्ट्रैंड इन्वॉल्व होती है और एक स्ट्रैंड में भी कुछ ही हिस्सा, कुछ ही सेगमेंट इन्वॉल्व होता है आरएनए के फॉर्मेशन के अंदर। इसी कारण एक बाउंड्री की जरूरत पड़ती है कि कहां से आरएनए को स्टार्ट करना है और कहां पे इस प्रोसेस को खत्म कर देना है। वो जो यूनिट होती है, वो जो बेसिक यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्रोमोटर, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन और एक होता है क्या? टर्मिनेटर। तो 3 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और क्या आते हैं? टर्मिनेटर आता है। अब मुझे एक बात बताना, ये क्या है सर? प्रोमोटर है। क्या इसी प्रोमोटर के ऊपर आके क्या आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा? सर बिल्कुल जुड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि ये रहा आरएनए पॉलीमरेज और इस आरएनए पॉलीमरेज के नीचे लगा होता है क्या? सिग्मा फैक्टर। ये जो सिग्मा फैक्टर होता है वो इस प्रोमोटर को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है। और जब सिग्मा फैक्टर इस रीजन को पहचानता है, पहचानने के बाद में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो इस प्रोमोटर के ऊपर आके क्या वो बाइंड हो जाता है? सर बिल्कुल बाइंड हो जाता है। तभी मैंने लिखा साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स। यहां पे जो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो बाइंड होता है। किसकी वजह से होता है? किसकी हेल्प से होता है? सर सिग्मा फैक्टर की हेल्प से होता है। और ये जो प्रोमोटर होता है यहां पे हमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस देखने को मिलती है। इसी स्पेसिफिक सीक्वेंस की हमें अगली स्लाइड में बात करेंगे। और फिर आता है क्या? स्ट्रक्चरल जीन। तो क्या ये डीएनए है? क्या इस डीएनए से क्या आरएनए का फॉर्मेशन हो गया? जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? स्ट्रक्चरल जीन। और लास्ट में आता है क्या? टर्मिनेटर, जहां पे ये जो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होती है वो बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसको हम बोलते हैं क्या? टर्मिनेटर। जहां पे ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होती है वो एंड हो जाए। और इस टर्मिनेटर के ऊपर हमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखने को मिलती है। तो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर 3 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए कि जहां पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगी सर प्रोमोटर, जहां पे खत्म होगी सर टर्मिनेटर, और बीच वाला हिस्सा जहां से डीएनए से आरएनए बनेगा उसी को हम बोलते हैं क्या? स्ट्रक्चरल जीन। तो मैंने आपको तीनों कंपोनेंट्स बताए, समझ में आए? प्रोमोटर होता है सर, स्ट्रक्चरल जीन होता है सर, और फिर आता है क्या? टर्मिनेटर। अब मुझे एक बात बताना, मैंने यहां पे एक लाइन ली और इसी लाइन को मैं कंसीडर करता हूं क्या? स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशिएशन पॉइंट। इसको मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं लाइन को? इस प्रोमोटर से आगे वाली, इस प्रोमोटर से आगे ये जो लाइन है इसी को मैं बोलता हूं स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशिएशन पॉइंट। इस इनिशिएशन पॉइंट से अगर हम आगे जाएंगे तो उसको मैंने बोला क्या? डाउनस्ट्रीम। और इस इनिशिएशन से पहले वाली चीज को हम बोलते हैं क्या? अपस्ट्रीम। सर इसको डाउनस्ट्रीम क्यों बोला और अपस्ट्रीम क्यों बोला? मुझे एक बात बताना, वाटर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है। अगर हम वाटर की फ्लो की डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हम उसे डाउनस्ट्रीम बोलेंगे? सर बिल्कुल। और इसको हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। अगर वाटर का फ्लो ऐसे है, अगर हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसे हम बोलते हैं क्या? अपस्ट्रीम। और इसको हम डिनोट करते हैं नेगेटिव साइन से। करते हैं? बिल्कुल। मुझे एक बात बताना,
मुझे एक बात बताना, क्या यहां पे 3 डैश है? सर बिल्कुल है। क्या 5 डैश है? सर बिल्कुल है। जिसकी डायरेक्शन 3 डैश टू 5 डैश होती है उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड, नॉन कोडिंग स्टैंड और एंटी सेंस स्टैंड। क्या टेम्पलेट स्टैंड से ही क्या डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है? सर बिल्कुल होता है। क्या इसी स्टैंड से क्या डीएनए से क्या आरएनए का फॉर्मेशन होगा? सर बिल्कुल होगा। ये स्टैंड अगर टेम्पलेट है तो दूसरी वाली स्टैंड क्या होगी? नॉन टेम्पलेट स्टैंड होगी सर, कोडिंग स्टैंड होगी, या फिर मैं बोलूं सेंस स्टैंड होगी। तो डीएनए से आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो टेम्पलेट स्टैंड से होता है, नॉन कोडिंग स्टैंड से होता है, एंटी सेंस स्टैंड से होता है। सर आप बताना क्या चाह रहे हो? मैं इस प्रोमोटर को डिफाइन करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रोमोटर वाले रीजन को मैं डिफाइन कैसे करूं। तो मुझे एक बात बताना, इस प्रोमोटर को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इस प्रोमोटर को हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं? तो मुझे बताना। ये जो प्रोमोटर होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 डैश एंड पे होता है। ये जो प्रोमोटर होता है वो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 डैश एंड पर होता है। सर बिल्कुल सही कहा। ये जो प्रोमोटर होता है वो इस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5 डैश एंड के ऊपर होता है। तो हम प्रोमोटर को टेम्पलेट स्टैंड के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं और नॉन टेम्पलेट स्टैंड के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर सर कुछ ना दिया हो, अगर हमें बोला ही ना गया हो टेम्पलेट स्टैंड या नॉन टेम्पलेट स्टैंड, तो किसके रिस्पेक्ट में अब हमें डिफाइन करेंगे? जब हमें कुछ नहीं दिया जाता तो हम इस कोडिंग स्टैंड के रिस्पेक्ट में इस प्रोमोटर रीजन को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इनिशिएशन पॉइंट से पहले वाला हिस्सा, क्या हम इसको अपस्ट्रीम बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। क्या इसके बाद वाला हिस्सा, क्या हम इसे डाउनस्ट्रीम बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। सर इसके रिस्पेक्ट में हमें बताइए। तो जो प्रोमोटर जो रीजन होता है, ये जो प्रोमोटर रीजन होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 डैश एंड पर होता है और कैसा होता है? अपस्ट्रीम होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो प्रोमोटर रीजन होता है वो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5 डैश एंड के ऊपर कैसा होता है? अपस्ट्रीम होता है। तो ये हमने सीखा कि हम प्रोमोटर रीजन को किस किस तरीके से, नए नए तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर 3 कंपोनेंट्स आते हैं। प्रोमोटर, जहां से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की शुरुआत होती है, और फिर आता है स्ट्रक्चरल जीन, जहां से डीएनए से आरएनए बनाया जाता है, और फिर आता है क्या? टर्मिनेटर, जहां पे जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो रुक जाती है और बंद हो जाती है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि जो प्रोमोटर रीजन के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस का मैंने जिक्र किया था, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर उस प्रोमोटर रीजन के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम, एक 6 बेस पेयर की एक सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है, और उसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं क्या? प्रिबनाउ बॉक्स। और ये जो सीक्वेंस होती है ये होती है टाटा 80। ये जो प्रिबनाउ जो बॉक्स है ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इस सीक्वेंस को डिस्कवर किया था, उसी को हम बोलते हैं क्या? प्रिबनाउ बॉक्स। अगर हम बात करते हैं सर यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर 20 बेस पेयर अपस्ट्रीम जाके एक 7 बेस पेयर की एक सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है, उसी को हम बोलते हैं सर हॉगनेस बॉक्स, या मैं बोलूं टाटा बॉक्स। और ये जो सीक्वेंस होती है ये होती है टाटा ट्रिपल ए। तो प्रोकैरियोट्स में हम उस सीक्वेंस को बोलते हैं प्रिबनाउ बॉक्स,
और यूकैरियोट्स के अंदर हम उसे बोलते हैं क्या, टाटा ट्रिपल ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो कि डीएनए से आरएनए हम बनाते हैं, इसका जो मैकेनिज्म होता है, ये कैसे आरएनए बनता है एक डीएनए से, उसी प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। इसके अंदर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सर। इनिशिएशन आता है, फिर इलोंगेशन आएगा और फिर क्या आएगा, टर्मिनेशन आएगा। इस पूरी प्रोसेस के अंदर हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर, ये जो पूरी प्रोसेस हम पढ़ेंगे किसके अंदर पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ेंगे। और यहां पे एंजाइम कौन सा आएगा सर, आरएनए पॉलीमरेज आएगा। तो फर्स्ट स्टेप आता है क्या, इनिशिएशन। मुझे एक बात बताना, क्या प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, क्या प्रोमोटर रीजन में क्या एक हमें स्पेसिफिक सीक्वेंस देखने को मिलेगी सर, बिल्कुल देखने को मिलेगी। जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है उससे 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम, मतलब इस डायरेक्शन में एक 6 बेस पेयर की लॉन्ग सीक्वेंस देखने को मिलती है। 6 बेस पेयर की एक लॉन्ग सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, प्रिबनाउ बॉक्स। ये जो सीक्वेंस होती है ये सभी प्रोकैरियोट्स के अंदर सेम होती है, सभी प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। इस सीक्वेंस के इधर भी कुछ भी हो सकता है और इस सीक्वेंस के इधर भी कुछ भी हो सकता है, बट ये जो सीक्वेंस होगी ये सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो मुझे एक बात बताना, क्या आरएनए पॉलीमरेज आया सर, बिल्कुल आया। क्या उसके नीचे क्या सिग्मा फैक्टर लगा हुआ है सर, बिल्कुल है। क्या सिग्मा फैक्टर क्या इस प्रोमोटर रीजन को पहचान लेगा, क्या इस प्रोमोटर रीजन को आइडेंटिफाई कर लेगा, क्या इसे वो रिकॉग्नाइज कर लेगा सर, बिल्कुल कर लेगा। और जैसे ही इसने पहचाना, क्या हमारा आरएनए पॉलीमरेज क्या इस प्रोमोटर वाले रीजन पे आके क्या बाइंड हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। एक बात का जवाब देना, मैं अगर आपसे ये बोलूं कि जो आरएनए पॉलीमरेज के नीचे लगा हुआ सिग्मा फैक्टर कभी भी प्रोमोटर रीजन को पहचानता नहीं है, वो यहां पे इस सीक्वेंस को पहचानता है, वो सिग्मा फैक्टर इस प्रिबनाउ बॉक्स को पहचानता है। जैसे ही उस सिग्मा फैक्टर को ये सीक्वेंस दिखाई दी, वो आके इसे आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाता है। तो सिग्मा फैक्टर कभी भी प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो प्रोमोटर रीजन के ऊपर लगी प्रिबनाउ बॉक्स को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है, पहचान बनाता है। और जैसे ही पहचान सही निकलती है तो आरएनए पॉलीमरेज इस प्रोमोटर रीजन के ऊपर क्या हो जाएगा सर, बाइंड हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज प्रोमोटर थ्रू सिग्मा फैक्टर की वजह से आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन पे आके क्या हो जाएगा सर, अटैच हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, इनिशिएशन। ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज, इसके साथ में लगा हुआ क्या है सर, सिग्मा फैक्टर। क्या आरएनए पॉलीमरेज क्या प्रोमोटर रीजन पे आके जुड़ गया सर, बिल्कुल जुड़ गया। क्या इसके साथ क्या सिग्मा फैक्टर भी लगा हुआ है सर, बिल्कुल लगा हुआ है। क्या प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है सर, बिल्कुल हो चुकी है। तो हमने इसको क्या बोला, इनिशिएशन बोला। सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज द प्रिबनाउ बॉक्स। मुझे एक बात बताना, मैंने आपको बताया था ये क्या लाइन है, इनिशिएशन लाइन है, स्टार्टिंग पॉइंट है। जब आरएनए पॉलीमरेज इससे आगे चला जाएगा तो क्या आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आरएनए का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और प्रोकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, सारे काम करता है। क्या इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है सर, बिल्कुल है। अब वो क्या करेगा, डीएनए को खोलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा,
नए नए न्यूक्लियोटाइड्स लेके आएगा, उन सभी न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा और लंबी चेन का फॉर्मेशन करेगा। इस डायरेक्शन में सर 5' to 3' डायरेक्शन के अंदर। जब यहां पे आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो मुझे एक बात बताना, जो सिग्मा फैक्टर होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। मुझे एक बात बताना, क्या सिग्मा फैक्टर का जो काम था प्रिब्राउ बॉक्स को पहचानने का, प्रोमोटर रीजन को पहचानने का, क्या पहचान लिया सिग्मा फैक्टर ने? सर बिल्कुल पहचान लिया। क्या सिग्मा फैक्टर का क्या काम पूरा हो गया? सर बिल्कुल हो गया। और जैसे ही थोड़ा बहुत आरएनए बनने लग जाता है तो सिग्मा फैक्टर यहां से रिमूव हो जाती है। तो मुझे एक बात बताना, जब सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाएगा तो क्या यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या आरएनए पॉलीमरेज बचेगा? बिल्कुल, ये रहा क्या आरएनएपी, सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज बचता है। तो मुझे एक बात बताना, जब सिग्मा फैक्टर रिमूव हो गया तो क्या सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज बचेगा? सर बिल्कुल बचेगा। और यही आरएनए पॉलीमरेज जब बचेगा तो एक लंबी चेन का फॉर्मेशन करता है, उसको हम बोलते हैं कौन सा, इलोंगेशन। इसी इलोंगेशन फेज के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हटाता जाएगा, नए न्यूक्लियोटाइड्स लाता जाएगा और एक चेन का फॉर्मेशन करता जाएगा। किस डायरेक्शन में? सर 5' to 3' डायरेक्शन के अंदर। सर कब तक करता जाएगा? जब तक टर्मिनेटर वाला रीजन ना आए। जब यह आरएनए पॉलीमरेज इस टर्मिनेटर वाले रीजन पे जाएगा तो यहां पे एक नया फैक्टर आता है, क्या, रो फैक्टर। यहां पे एक नया फैक्टर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रो फैक्टर बोलते हैं। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज इस टर्मिनेटर के पास गया तो यहां पे रो फैक्टर आके जुड़ता है और ये रो फैक्टर कुछ ऐसे चेंजेस करता है, कुछ ऐसे बदलाव करता है जिसके कारण ये जो प्रोसेस होती है वो स्टॉप हो जाती है। आरएनए पॉलीमरेज आगे जा ही नहीं पाता और जब आरएनए पॉलीमरेज आगे ही नहीं जा पाता तो क्या डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा? सर नहीं होगा। मतलब ये कि जब रो फैक्टर आएगा वो इसके अंदर ऐसे बदलाव करेगा, ऐसे चेंजेस करता है जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाता और डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। अब बात ये आती है कि सर रो फैक्टर ने ऐसे क्या चेंजेस करे, ऐसे क्या बदलाव करे कि जिसके कारण ये आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाया। मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटर के अंदर हमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखने को मिलती है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के कारण जब इस टर्मिनेटर वाले रीजन से आरएनए का फॉर्मेशन होगा, जैसे ही यहां पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा तो इस आरएनए के टर्मिनेटर वाले रीजन के ऊपर एक लूप लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है इसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के कारण। और जैसे ही आरएनए के लास्ट में एक लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा, डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा। ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। मुझे एक बात बताना, क्या यहाँ पे अब नया नया ताजा ताजा क्या आरएनए बन गया? सर बिल्कुल बन गया। इसी नए नए ताजा ताजा आरएनए को हम क्या बोलते हैं, नेसेंट आरएनए बोलते हैं। मुझे एक बात बताना, क्या आरएनए पॉलीमरेज जा रहा था, क्या टर्मिनेटर रीजन आया, क्या उससे रो फैक्टर जुड़ेगा, रो फैक्टर ऐसे बदलाव करेगा, ऐसे चेंजेस करेगा जिसके कारण यह प्रोसेस यहीं रुक जाएगी। किसके कारण रुक जाएगी? इस लूप लाइक स्ट्रक्चर के कारण रुक जाएगी। इस लूप लाइक स्ट्रक्चर के कारण आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाता है और डीएनए से आरएनए बनना बंद हो जाता है। फिर उसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज हट जाएगा, रो फैक्टर भी हट जाएगा और एक जो आरएनए की जो चेन होगी वो ये रही। ये जो आरएनए की जो नई चेन बनी है, ताजा ताजा चेन बनी है, इसी को एनसीईआरटी बोलती है क्या, नेसेंट आरएनए। अगर आपको लिखा मिले नेसेंट आरएनए क्या होता है, नया नया आरएनए जो अभी अभी बना है,
ताजा ताजा आरएनए जो अभी अभी बना है, और इसी फेज को हम बोलते हैं क्या? टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? हमें टर्मिनेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर आता है, वो प्रोमोटर रीजन को पहचानता है। अगर मैं और सही बोलूं तो वो उस सीक्वेंस को पहचानता है, वो इस प्रीबनाउ बॉक्स को पहचानता है। जैसे ही इनिशिएशन पॉइंट से आगे निकलते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज थोड़ा सा आरएनए बनाता है, और जब थोड़ा सा आरएनए बनता है तो ये सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा? सर रिमूव हो जाएगा। क्या अब सिर्फ आरएनए बच गया? क्या यही आरएनए पॉलीमरेज एक लंबी चेन का फॉर्मेशन करेगा? सर बिल्कुल करेगा। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज इस टर्मिनेटर वाले रीजन पे पहुंचता है तो एक नया फैक्टर आगे जुड़ जाता है। सर कौन सा? रो फैक्टर। यही रो फैक्टर कुछ ऐसे बदलाव करेगा, कुछ ऐसे चेंजेस करेगा, एक लूप का फॉर्मेशन करता है जिससे आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाता, डीएनए से आरएनए बंद हो जाता है बनना। आरएनए पॉलीमरेज अपने रास्ते गया, रो फैक्टर अपने रास्ते गया, एक नए नए आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, एक ताजा ताजा आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। इसी आरएनए को एनसीईआरटी बोलती है क्या? नेसेंट आरएनए। अब मुझे एक बात बताना कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, क्या इसने 3 काम किए? बिल्कुल किए। कौन कौन से 3 काम किए? मुझे एक बात बताना कि जब सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज था, जब सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज था तो क्या सिर्फ इलोंगेशन हो रहा था? क्या वो चेन बनाता जा रहा था? क्या लंबी चेन का फॉर्मेशन हो रहा था? सर बिल्कुल हो रहा था। तो उसको हमने बोला क्या? इलोंगेशन। और इसके साथ में कुछ सिग्मा फैक्टर जुड़ते हैं, कुछ रो फैक्टर जुड़ते हैं। और वो कैसे जुड़ते हैं? ट्रांजिएंटली जुड़ते हैं। सर ट्रांजिएंटली का आपका मतलब क्या है? मैं बोलना चाहता हूं टेम्परेरीली जुड़ते हैं, परमानेंट जुड़ते नहीं है। जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ता है तो होता है क्या? इनिशिएशन। जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर जुड़ता है तो क्या होता है? टर्मिनेशन। और जब कोई भी फैक्टर नहीं जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ तब वो क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन करता है, सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन करता है, सिर्फ और सिर्फ चेन का फॉर्मेशन करता है। आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर ये डिपेंड है कि कौन सा फैक्टर जुड़ा हुआ है। अगर कोई सा भी फैक्टर नहीं जुड़ा हुआ, इलोंगेशन। अगर सिग्मा फैक्टर जुड़ा है, इनिशिएशन। अगर रो फैक्टर जुड़ा है तो क्या? टर्मिनेशन होगा। सर बिल्कुल होगा। तो ये सारी बात हमने की किसके बारे में? आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में। और किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब हमें थोड़ी सी बात करेंगे यूकैरियोट्स के बारे में भी। ये मैंने बनाया कौन सा रीजन? सर प्रोमोटर रीजन। और प्रोमोटर रीजन के इनिशिएशन पॉइंट से अपस्ट्रीम अगर हम 20 बेस पेयर जाएंगे तो 7 बेस पेयर की एक सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है, टाटा ट्रिपल ए। ये जो सीक्वेंस होती है इसी को हम बोलते हैं टाटा बॉक्स, या फिर मैं बोलूं क्या? हॉगनेस बॉक्स। और ये यूकैरियोट्स में ये जो सीक्वेंस होती है सभी यूकैरियोट्स में सेम होती है। सभी यूकैरियोट्स में क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, बिल्कुल। और ऐसे ही यूकैरियोट्स में भी आरएनए का फॉर्मेशन होता है। बट एक चीज का याद रखना, यूकैरियोट्स में कभी भी सिग्मा फैक्टर नहीं आते, रो फैक्टर नहीं आते। तो सर क्या यूकैरियोट्स में क्या इनिशिएशन नहीं होता? क्या उसके अंदर टर्मिनेशन नहीं होता? होता है। बट उस चीज को चलाने के लिए कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर आते हैं, आरएनए पॉलीमरेज, और कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आते हैं जो कि इनिशिएशन करवाते हैं, जो कि क्या करवाते हैं? टर्मिनेशन करवाते हैं। तो अब आपसे पूछ ले, क्या सिग्मा फैक्टर, क्या रो फैक्टर, क्या यूकैरियोट्स में होते हैं? सर नहीं होते। सर सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर तो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, यूकैरियोट्स में नहीं होते। यूकैरियोट्स में तो सर कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आते हैं जो कि इनिशिएशन करवाते हैं, जो कि क्या करवाते हैं? टर्मिनेशन करवाते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। और ये जो सारी प्रोसेस जो हमने पढ़ी ये थी क्या? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस।
तो मेनली हमारे सिलेबस में प्रोकैरियोट्स के बारे में है, थोड़ा बहुत मैंने यूकैरियोट्स के बारे में भी आपको बता दिया। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इससे आगे पढ़ेंगे स्प्लिट जीन्स के बारे में।